हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेरी। आज हम 1 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट डिसाइड्स टू इंक्लूड कास्ट काउंट, कि कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है, क्या जॉब कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या उनके इश्यूज हैं, वो सब जो है कास्ट काउंट जो है वो सेंसस में, नेक्स्ट सेंसस में होगा। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, कैबिनेट डिसाइड्स, कैबिनेट लिखेंगे, कैबिनेट डिसाइड्स टू इंक्लूड caste count in next census। तो नेक्स्ट जो सेंसस है उसमें क्या होगा, कास्ट काउंट होगा। ठीक है ना, कास्ट भी काउंट करी जाएगी। सेंसस का मतलब क्या होता है, सेंसस इज काउंटिंग द पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन कितनी है वो काउंट करना इज सेंसस। ठीक है ना। कैबिनेट डिसाइड्स टू इंक्लूड कास्ट काउंट, कास्ट का जो काउंटिंग है वो भी कैबिनेट इंक्लूड करेगी। द यूनियन कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड कास्ट एन्यूमरेशन एज पार्ट ऑफ नेक्स्ट सेंसस एक्सरसाइज, दो द डिसीजन कम्स अहेड ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शंस। डेट फॉर द नेक्स्ट डेसेनियल सेंसस एक्सरसाइज। तो सेंसस एक्सरसाइज जो है वो डेसेनियल, हर 10 साल बाद होती है। डेसेनियल एक्सरसाइज है, मतलब हर 10 ईयर्स बाद होती है। लास्ट टाइम जो ये हुई थी ये 2011 में हुई थी। ड्यू जो थी ये कब थी, 2021 में। ड्यू जो था वो ड्यू सेंसस कब था, ड्यू डेट जो थी वो थी 2021 ड्यू ईयर। बट तब क्या हो गया, कोविड हो गया था, तो पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड की वजह से। ठीक है। तो लास्ट टाइम इंडियाज इंटायर पॉपुलेशन वॉज काउंटेड बाय कास्ट, लिखेंगे लास्ट टाइम इंडियाज इंटायर पॉपुलेशन was counted by caste was in pre-independent India in 1931। तो 1931 में कास्ट सेंसस जो कास्ट सेंसस है वो हुआ था। ठीक है ना, 1931 में हुआ था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे सिंस देन only scheduled tribe and castes have been counted in the census exercise। ठीक है ना। तो अब कास्ट से क्या पता चलेगा कि भाई किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं क्या वो ग्रो हुए हैं। सोशल 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, सॉरी फॉर द वर्ब, कास्ट सेंसस हुआ था, दैट इज SECC। ठीक है ना, विच वॉज डन, ये पूरा लिखेंगे, विच वॉज डन आउटसाइड द purview of census exercise and did not mandate caste disclosure। टाइम कास्ट विल बी इन्यूमरेटेड इन द सेकेंड एंड फाइनल दिस टाइम। ठीक है ना। बट इसका रिपोर्ट भी नहीं करा गया था, क्योंकि कहा गया कि जो ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था इसमें कहा गया कि सही तरह से इंफॉर्मेशन नहीं इकट्ठी हो पाई थी, तो ये पब्लिश भी नहीं किया गया था जो 2011 में हुआ था। इस बारी जो है दिस टाइम सेकेंड एंड फाइनल फेज ऑफ द सेंसस में कास्ट विल बी एन्यूमरेटेड, लिखेंगे कास्ट विल बी एन्यूमरेटेड, कास्ट पूछी जाएगी, कास्ट विल बी एन्यूमरेटेड in the caste will be enumerated in the second and final phase of the census। ठीक है ना। तो कास्ट सेंसस होगा जब अगली बार सेंसस होगा, दैट इज पॉपुलेशन काउंटिंग होगी। उसके बाद यूएस अर्जेस इंडिया एंड पाकिस्तान टू डी एस्केलेट, रूबियो टॉक्स टू शरीफ। यूएस अर्जेस इंडिया टू डी एस्केलेट, तो ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बोला है कि आप लड़ाई मत करो, मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूँ। पाकिस्तान के पीएम का क्या नाम है,
पाकिस्तान PM is शहबाज शरीफ। ठीक है, उसके बाद इंडिया क्लोजेस इट्स एयर स्पेस टू एयरलाइंस फ्रॉम पाकिस्तान। तो इंडिया क्लोजेस इट्स एयर स्पेस टू एयरलाइंस फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है ना, ये एयर स्पेस क्लोज कर लिया है हमने, एयरलाइंस पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए क्लोज करी है। ठीक है ना, ये किसने बोला है? नो टार्म हैज़ बीन इशूड, नो टार्म हैज़ बीन इशूड। ठीक है ना, नो टार्म क्या होता है? नोटिस टू एयरमैन। ठीक है ना, बार्स पाकिस्तान airlines from using Indian airspace। ठीक है ना, नोटाम क्या होता है? नोटिस टू एयरमैन, मतलब जहाँ पर बोल देते हैं कि आप जो है एयरलाइंस को बोल देते हैं कि आप ये स्पेस नहीं यूज़ कर सकते, उसको नोटाम बोलते हैं। इंडिया ने एयरलाइंस जो पाकिस्तान की है उसके लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। पाकिस्तान ने इंडिया के लिए पहले ही कर दी थी। डिजिटल असेस इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ये लिखेंगे, डिजिटल असेस अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये किसने बोला है? ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। जो KYC होता है, अगर डिसेबल्ड है, नो योर कस्टमर, जो बैंक में जाके करना होता है, अगर कोई KYC नहीं करने जा सकता तो डिसेबल्ड कैसे जाएंगे? ठीक है ना, तो क्या क्वेश्चन था? हाउ पीपल विद डिसेबिलिटी find it impossible to complete digital KYC, that is know your customer। ठीक है ना, तो डिजिटल इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हर कोई उसमें इंक्लूसिव हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डिजिटल इकोसिस्टम should be inclusive, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सिसोदिया जान बुक्ड ओवर ग्राफ्ट। ग्राफ्ट इज करप्शन। ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है? करप्शन। अगर आपको नहीं पता था इस वर्ड का मीनिंग तो लिख लेंगे करप्शन। ठीक है, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एंटी करप्शन ब्रांच रजिस्टर्ड FIR against AAP leaders Manish Sisodia and Satyendra Jain over corruption worth rupees 2000 crore in construction of classrooms in गवर्नमेंट स्कूल्स। जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो क्लासरूम बिल्ट हुए हैं, एक क्लासरूम की जो कॉस्ट है वो ₹28 लाख है। जो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं उससे लगता नहीं कि वो 28 लाख का है, तो ऐसा सा कुछ गड़बड़ी करी है। सत्य लिखेंगे, सत्य चंद्र शेखरेंद्र सरस्वती appointed 71st seer of to head कांची कामाकोटी पीतम। ठीक है ना, कांची कामाकोटी पीतम को हेड करने वाले सत्य चंद्र शेखरन सरस्वती जो हैं वो 71st सीर बन गए हैं। ठीक है ना, और ये है, ये आपको बताना चाहिए।
उसके बाद पेगासस जो है जिसको सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या हमारी गवर्नमेंट जो है वो यूज़ कर रही है। अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो टेररिस्ट के अगेंस्ट, जो हमारे एनिमी कंट्रीज हैं उनके अगेंस्ट यूज़ कर रही है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, हम उनको नहीं रोक सकते। बट अगर वो हमारे जजेस के अगेंस्ट, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट, रिलीजियस लीडर्स के अगेंस्ट, सिविल सर्वेंट्स के अगेंस्ट यूज़ कर रही है तो दिक्कत है। तो पेगासस जो है उसको ना तो एक्सेप्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि हम यूज़ करते हैं, ना ही डिनाई किया है। आपको पता होना चाहिए, हम पहले भी लिख चुके हैं कि पेगासस जो है वो इजराइल की कंपनी है, उसने बनाया है, एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। May 1 को लेबर डे होता है, May 1 को क्या होता है, लेबर डे होता है, ठीक है। उसके बाद अ रीसेंट रिपोर्ट एनालाइजिंग पब्लिक फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो ये कहा जा रहा है कि इंडियन जो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रख रहे हैं, स्पेसिफिकली इन द फील्ड कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ज़्यादा है, परमानेंट स्टाफ कम है, साइंटिफिक स्टाफ, ठीक है ना। रिपोर्ट सेज साइंटिफिक स्टाफ जो है वो क्या है, वो ऑन केप्ट ऑन institutions hiring contractual staff instead of परमानेंट स्टाफ। अब कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ क्या कि भैया ये तुम्हारा पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें तुमने काम करना है, नौकरी परमानेंट नहीं, कभी भी हम निकाल सकते हैं। परमानेंट स्टाफ क्या है कि भैया रखना पड़ेगा, नौकरी परमानेंट होगी। तो साइंटिफिक स्टाफ जो है वो ज़्यादातर क्या रख रहे हैं, साइंटिफिक स्टाफ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रख रहे हैं, ना कि परमानेंट। इंडस वाटर ट्रीटी, तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये हम अभी मैं दोबारा से डिस्कस करेंगे डिटेल में, यहाँ पे डिटेल नहीं है। 1960 में साइन हुई थी, कौन सी वाटर क्या मिला था ये हम सारा नोट करेंगे, ठीक है, कल ही करेंगे इसको सारा। मुझे कमेंट्स में बता दें, वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट टुमारो। हाइड्रोजन, अब नेचुरल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वो बनाया भी जाता है। अब हाइड्रोजन जो बनाया जाता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी लगती है। अगर हाइड्रोजन बनाया जा रहा है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से बनाई जा रही है तो वो भी पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि नेचुरली भी हाइड्रोजन अवेलेबल होता है, तो नेचुरल हाइड्रोजन को क्यों ना यूज़ करा जाए। NL-SAT के पेपर में अगर क्लाइमेट चेंज पे आपको सजेशन देनी है तो नेचुरल हाइड्रोजन वाला आप एक सजेशन दे सकते हो, तो NL-SAT नेचुरल हाइड्रोजन लिख लो, ठीक है। ये है। अब इसके अंदर जो नेचुरल हाइड्रोजन है वो पहली बार कब मिली थी, नेचुरल हाइड्रोजन जो मिली थी वो मिली थी 1987 में। माली के अंदर ड्रिलर्स जो थे वो ड्रिल कर रहे थे, तब वहाँ पर पता चला था, और वो भी 2007 में हुआ डिस्कवर कि 2012 में, इन 2012 डिस्कवर्ड, ठीक है ना। तो इसकी कहानी सुन लो। तो क्या हुआ, तो वहाँ पे पानी खोदने गए थे, पानी खोदने गए, किसी ने माचिस लगाई और सिगरेट लगा ली। अब जब क्रू ने सिगरेट लिट गया तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, फ्लेम शॉट हुई, तो उसको बंद करके आगे कि भैया तुम बंद करो, ठीक है। 2012 में एक बिजनेसमैन ने पैसा दिया कि मुझे यहाँ पर रिसर्च करनी है कि क्यों हुई थी वो फ्लेम। तो पता चला 2012 में डिस्कवर हुआ कि वहाँ पर 98% हाइड्रोजन है, और तब पता चला था कि हाइड्रोजन जो है अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली भी अवेलेबल होती है। अब जो हाइड्रोजन है उसको अगर एज अ फ्यूल यूज़ करा जाए तो वो एंड में वाटर स्टीम ही निकालेगी, कुछ ज़्यादा वो नहीं करेगी, तो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगी। तो इसीलिए वर्ल्ड जो है नेचुरल हाइड्रोजन या खुद भी हाइड्रोजन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। रशिया नॉर्थ कोरिया स्टार्ट वर्क ऑन रोड ब्रिज, रशिया और नॉर्थ कोरिया रोड ब्रिज पे काम स्टार्ट कर दिया है। लिखेंगे रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया स्टार्ट वर्क ऑन रोड ब्रिज, ठीक है। और ये रोड ब्रिज जो है वर्क फॉर रोड लिंक अक्रॉस टूमन रिवर, अक्रॉस टूमन रिवर, ठीक है। द रिवर फॉर्म्स अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज, रिवर फॉर्म्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है
कि नॉर्थ कोरिया, रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सी रिवर जो है वो नेचुरल बैरियर, नेचुरल बॉर्डर बना रही है। नेचुरल बॉर्डर कौन बना रही है? टूमन रिवर जो है वो बना रही है, ठीक है ना। It will become an internal historical memorial structure symbolizing unbreakable Korean-Russian friendly relation. तो उसमें साउथ कोरिया बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाला है. There's already a rusting Soviet-era rail bridge across the river, but Mr. Mostring said a road link was need to symbolize. तो ये क्या बना रहे हैं? रोड लिंक बना रहे हैं. रोड ब्रिज लिख दिया है, रोड ब्रिज, तो रोड लिंक बना रहे हैं ये, ठीक है ना. ये लिखने की जरूरत नहीं है. आगे चलेंगे. बांग्लादेश, 2 men, ठीक है ना, 2 men. आपकी जिंदगी में सिर्फ 1 man होना चाहिए. 2 men, पापा और वो, या भाई और पापा, बस, या भाई पापा और वो, ठीक है. 3 मैन भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे 2 मैन है. बांग्लादेश ग्रांट्स बेल टू मॉन्क चिन्मय दास. तो बांग्लादेश ग्रांट्स बेल टू मॉन्क चिन्मय दास. जो मॉन्क चिन्मय दास है उनको बेल ग्रांट कर दिया बांग्लादेश ने. तो मॉन्क चिन्मय दास जो हैं, ठीक है ना, ही वॉज द लीडर ऑफ, लिखेंगे, ही वॉज लीडिंग अ मूवमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज इन द मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन, ठीक है ना. मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन में ही वॉज प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज के लिए मूवमेंट चलाई थी. इन्होंने अरेस्ट कर लिया, अरेस्टेड इन नवंबर 2024 फॉर सेडिशन, फॉर allegedly disrespecting बांग्लादेशी फ्लैग ड्यूरिंग अ रैली. तो डिसरिस्पेक्टिंग अ बांग्लादेशी फ्लैग, तो एक ऑरेंज कलर का फ्लैग जो है वो बांग्लादेश के फ्लैग से ज़्यादा ऊपर फहरा दिया, ये एलिगेशन है, ठीक है ना. ही वॉज अरेस्टेड जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रही थी माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट. बांग्लादेश ने बहुत कुछ किया है, ठीक है, गलत किया है. तो चिन्मय दास जो हैं इस्कॉन के, आई थिंक ये हेड रहे थे वहाँ पे, ठीक है ना. इनको अरेस्ट कर लिया गया था, अब इनको बेल दे दी गई है. तो बांग्लादेश में क्या हो रहा था? बांग्लादेश के अंदर जो है प्रोटेस्ट चल रही थी रिजर्वेशन की. इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट वो वायलेंट हो गई कि वहाँ की जो पीएम है शेख हसीना, उसको भाग करके इंडिया आना पड़ा, ठीक है. शेख हसीना भाग करके इंडिया आ गई, तो वहाँ पर जो है इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई. बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, या जब इंटरिम गवर्नमेंट बन भी गई, तो उन्होंने माइनॉरिटीज़ पर, मतलब जो लेस इन नंबर है, जो वहाँ पर क्रिश्चियंस, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम वहाँ पे मेजॉरिटी में है, उनके साथ बहुत गलत किया, मारा गया. और जब इन्होंने प्रोटेस्ट करी तो इनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है. चिन्मय दास. ग्रैंड सेलिब्रेशंस मार्क वियतनाम्स विक्ट्री इन 1975. वियतनाम जो है 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है. 50th एनिवर्सरी वियतनाम celebrates 50th anniversary of Vietnam's reunification. तो Vietnam's reunification marking the end of Vietnam War in 1975, ठीक है ना. तो यहाँ पर on 30th April 1975 North Vietnamese forces, including the Viet Cong, defeated the US-backed South Vietnamese government and took Saigon. City was renamed क्या रीनेम किया? हो ची मिन्ह सिटी
after the key figure in Communist Party of Vietnam struggle। ठीक है ना, तो ये है यूनिफिकेशन हुआ था 1975 में। इन्होंने वियतनाम फोर्सेस इंक्लूड वियतकॉन्ग डिफीटेड यूएस बैक साउथ वियतनामीज गवर्नमेंट एंड टुक साइगोंग एंड रीयूनिफाई कर दिया था इन्होंने। ठीक है ना, तो हाँ ये है, ये इंपॉर्टेंट है। 1975 में रीयूनिफिकेशन हुआ था, 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं वियतनाम वाले। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आर्बिट्रल अवार्ड्स, तो आर्बिट्रेशन जो होता है मतलब आउट ऑफ द कोर्ट टाइप एक ये टाइप ऑफ सेटलमेंट होती है। ठीक है ना, आर्बिट्रेशन जो है उसके अंदर डिसीजन को अवार्ड बोलते हैं। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशनल अवार्ड जो आर्बिट्रेशन डिसीजन देती है उसके अंदर अगर कोई टाइपोग्राफिकल एरर है, क्लरिकल एरर है या फिर कोई चीज़ इनवैलिड लगती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिमूव कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में नहीं आता है। एससी शिफ्ट्स केस ऑन लोकपाल ऑर्डर टू अनदर बेंच। तो क्या जो लोकपाल है, व्हाट इज लोकपाल? लोकपाल जो है वो अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो करप्शन कर रहा है तो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं एंड वो देखेगा कि भैया करप्शन हुई है या नहीं। तो अब इसके अंदर लोकपाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो नहीं आते, बट क्या हाई कोर्ट के जजेस आते हैं? वो कह रहे हैं कि यस, हाई कोर्ट जजेस ऑन द ग्राउंड अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट्स इन इंडिया वर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट, द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड लेटर्स पेटेंट ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे अंडर लोकपाल जो है वो कह रहा है, ठीक है ना, लोकपाल order that high court judges come under their jurisdiction, come under their jurisdiction। मतलब लोकपाल क्या कह रहे हैं कि अगर ये करप्शन करते हैं तो हम jurisprudence नहीं jurisdiction, तो हम जो है हम इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट्स लिखेंगे पूरा, हाई कोर्ट्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड, high courts were constituted by British Parliament acts, and वो British Parliament acts कौन से हैं? The Indian High Courts Act 1861, Government of India एक्ट 1935। तो ये एक्ट्स का नाम हमें याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है वो हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। ठीक है ना, तो लोकपाल जो है वो कौन से एक्ट के अंदर आया है? लोकपाल एंड लोकायुक्ता। और वो कह रहे हैं कि लोकपाल क्या कह रहे हैं कि जो डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट है जिसके अगेंस्ट वो एक्शन ले सकते हैं, वो डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट के अंदर हाई कोर्ट के जजेस बड़ी उस डेफिनेशन के बीच के अंदर बैठते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट केस पेंडिंग, सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनेगा और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या लोकपाल जो करप्शन हाई कोर्ट जजेस कर रहे हैं उनको देख सकते हैं, उनको उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या नहीं, केस चला सकते हैं उसमें या नहीं। एक्स रॉ चीफ अपॉइंटेड हेड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड एनसैप। ठीक है, तो ये लिखेंगे एक्स रॉ चीफ अपॉइंटेड हेड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड एनसैप। ठीक है ना, एक्स रॉ चीफ अपॉइंटेड हेड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड एनसैप। तो एनसैप जो है वो क्या है? एनसैप इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है ना, अब ये जो अपॉइंट करें वो कौन है? आलोक जोशी। ठीक है, रॉ की फुल फॉर्म क्या है? रॉ की फुल फॉर्म है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, एक्स रॉ चीफ। ठीक है ना, और फिर रॉ की फुल फॉर्म लिखेंगे, दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है ना, the number of new members have been appointed। ये principal function of NSAP, the reconstitution is standard practice of bringing new members once, not all members are। ठीक है, the principal function, principal ये हमने सारा लिखना है, principal, the principal function
of NSAB is to undertake long-term analysis and national security issues to नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास लेकर जाना, और एंड टू रेकमेंड measures oblique solutions and policy options in matters referred to as per written reply given by the government in the parliament. Options in the issues referred to, ठीक है ना। recommend measures and solutions and policy options भी बताना कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। NSAB ये करती है। NSAB की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। NSAB constituted in December 1998, ठीक है ना। एन एडवाइजरी बॉडी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुई। ये एक एडवाइजरी बॉडी है। दिस इज एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ एमिनेंट पर्सन्स, जो बहुत ही एमिनेंट पर्सन्स हैं नेशनल सिक्योरिटी में, उनको इकट्ठा किया जाता है आउटसाइड द गवर्नमेंट to render advice on national security issues referred to it by NSC. It draws people of diverse domains including industry, media, civil society among others. The National Security Council Secretariat assists NSC and NSAB and the strategic policy. अब यहाँ पे लिखेंगे नेशनल सिक्योरिटी, पूरा लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट, National Security Council Secretariat, that is NSCS, assists NSC, NSAB and Strategic Policy Group, ठीक है जी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड गाइज जो पेंडिंग है उसको मैं ट्राई करूँगी मैं कवर कर दूँ, ठीक है। एंड loggery.in पर जो है आपके मार्च तक के, अप्रैल तक के इनफैक्ट करंट अफेयर्स डल चुके हैं। अप्रैल पार्ट 2 मैं बहुत जल्द डाल दूँगी। MCQs भी सारे अपडेटेड आपको मिल जाएंगे, बहुत डले हुए हैं, तो आपको जो भी लेना आप ले सकते हैं। मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं आप। MHCET 3 years, NLU उड़ीसा, DS Law CET 3 years and 5 years, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ये सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे loggery.in पर, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो हमने जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 के आपको करंट अफेयर्स बंडल प्रोवाइड किया है। वो करंट अफेयर्स बंडल में भी आप बाय कर सकते हैं। अगर अभी आपका एग्जाम है तो ये बंडल बहुत हेल्प करेगा। ये वीडियो लेक्चर्स का बंडल है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।